हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना क्यों आवश्यक हो गया है, क्योंकि मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन संसाधनों का बहुत तेजी से दोहन करना प्रारंभ कर दिया है और धीरे धीरे ये संसाधन लगभग समाप्त होने के कगार पर आ गए हैं। तो इसीलिए अब इनका संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो इसमें भी हमने वनों के प्रबंधन और जल प्रबंधन के बारे में समझ लिया था। अब इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि जो जीवाश्म ईंधन है, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम, इनका प्रबंधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं ताकि ये हमारी आवश्यकताओं के लिए तो उपलब्ध हो ही सके, आगे आने वाली पीढ़ियों को भी ये उपलब्ध हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, मनुष्य का विकास होता जा रहा है, तो ऊर्जा की मांग में भी वृद्धि होती जा रही है। तो हमें पता है कि जब से औद्योगिक क्रांति हुई है, उद्योगों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, तो ऊर्जा की मांग में भी अचानक से वृद्धि हो गई। तो ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए हम जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम आदि का उपयोग अधिक मात्रा में करने लगे। तो ये जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, इनका उपयोग हम अपनी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और जीवन उपयोगी पदार्थों के निर्माण के लिए करते हैं। जो भी पदार्थ हमारे लिए उपयोगी हैं, उनके उत्पादन के लिए हम इस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम आदि का उपयोग हम किस तरह से कर रहे हैं? ईंधन के रूप में कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो कोयला और पेट्रोलियम है, ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है और इनके निर्माण में करोड़ों वर्षों का समय लगता है। तो ये पेट्रोलियम और कोयला लाखों वर्ष पूर्व जीवों की जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होते हैं। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब इन जीवों के या पेड़ पौधों के अवशेष भूमि में नीचे दब जाते हैं, तो कई वर्षों के पश्चात ये जो जैव मात्रा है, ये किस में परिवर्तित हो जाती है? कोयला और पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाती है। और पृथ्वी पर इनके भंडार सीमित मात्रा में ही है, क्योंकि इनको बनने में करोड़ों वर्षों का समय लगता है। तो इनकी जो भंडार है, वो भी पृथ्वी पर सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। तो हम चाहे जितनी भी सावधानी से इनका उपयोग करें, फिर भी ये स्रोत भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनके भंडार सीमित हैं। तो भले ही हम कितनी भी सावधानी से इनका प्रयोग कर लें, लेकिन धीरे धीरे ये भंडार समाप्त होने लगेंगे। यदि मान लीजिए हम वर्तमान दर से ही इन संसाधनों को प्रयोग में लिए जाएं, तो क्या होगा? पेट्रोलियम के संसाधन लगभग अगले 40 वर्षों तक और कोयला अगले 100 वर्षों तक ही हमें उपलब्ध हो पाएंगे, क्योंकि वर्तमान दर इनके उपयोग की बहुत अधिक है। हम बहुत तेजी से इन संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो पेट्रोलियम आने वाले केवल 40 वर्षों तक ही हमें उपलब्ध हो पाएगा और कोयला केवल 200 वर्षों तक ही उपलब्ध हो पाएगा। तो इसीलिए हमें ऊर्जा के विकल्पी स्रोतों की खोज करने की आवश्यकता है। हमें इन परंपरागत स्रोतों से हटकर ऊर्जा के नए वैकल्पिक स्रोतों की खोज करने की आवश्यकता है, ताकि हमारी इन जीवाश्मी ईंधनों पर निर्भरता कम हो जाए। देखिए, ये जो जीवाश्मी ईंधन होते हैं, कोयला और पेट्रोलियम, ये किससे बन रहे हैं? जैव मात्रा से बन रहे हैं। जीवाश्मी ईंधन है। जब पेड़ पौधे और जंतु मृत हो जाते हैं, तो पृथ्वी में नीचे धीरे धीरे नीचे दबते जाते हैं। तो उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ये जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो किससे बने हैं? ये जैव मात्रा से बनते हैं और इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर उपस्थित होते हैं। तो जब भी इन्हें हम दहन कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है? प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अपर्याप्त वायु में इनको जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। यदि इन ईंधनों को हम अपर्याप्त वायु में या कम वायु में जला रहे हैं, ऑक्सीजन की मात्रा को हम कम कर रहे हैं और फिर इनका दहन कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इनसे निकलती है। तो इन उत्पादों में से नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? विषैली गैसें हैं, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही विषैली गैसें हैं, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये एक ग्रीन हाउस गैस है, जो वैश्विक उष्णन के लिए जिम्मेदार होती है, जिसके कारण पृथ्वी के ताप में लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि इनके अंदर कार्बन भी बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो जो कोयला और पेट्रोलियम है, ये कार्बन के विशाल भंडार होते हैं, क्योंकि कार्बन इनमें बहुत अधिक मात्रा में होता है।
यदि इनकी संपूर्ण मात्रा का कार्बन जला दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड में ये परिवर्तित होगा, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी। यदि हम क्या कर रहे हैं, ये जो कोयला और पेट्रोलियम है इनकी संपूर्ण मात्रा को हम जला दें तो इनमें जितना भी कार्बन है वो सभी कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही अधिक हो जाएगी, जिसके कारण जो वैश्विक उष्णन की ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है वो भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इन संसाधनों के हमें विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। हमें क्या करना है, इनका बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रयोग करना है। केवल बहुत अधिक आवश्यकता है तभी हमें इनका प्रयोग करना है, अन्यथा नहीं करना है। अब आगे हम बात करते हैं कि किस तरह से हम इन संसाधनों के दोहन में कमी ला सकते हैं। हम व्यक्तिगत स्तर पर इसके लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ सरल विकल्पों से ऊर्जा की खपत को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ हमें विकल्प दिए हैं, तो हमें यहाँ पर निर्णय करना है कि हम किस कार्य का प्रयोग करें जिससे ऊर्जा की खपत को कम किया जा सके। ये जो जीवाश्म ईंधन है इन पर हमारी निर्भरता को कम किया जा सके। तो देखिए, हम बस में यात्रा करें या अपना वाहन प्रयोग में लाएं या फिर पैदल या साइकिल से चलना, तो इनमें से सबसे अच्छा कार्य कौन सा होगा कि यदि हमें कम दूरी तय करनी है तो हम पैदल या साइकिल से यात्रा करें, ताकि ये जो ईंधन है वो हमें प्रयोग में नहीं लेने पड़े। फिर भी यदि मान लीजिए हमें कोई लंबी दूरी तय करनी है तो उसमें भी हमें क्या करना चाहिए, निजी वाहन के बजाय सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करना चाहिए ताकि ईंधन की खपत को कम किया जा सके। आगे है अपने घरों में बल्ब या फ्लोरोसेंट ट्यूब का प्रयोग करना। तो यदि हम बल्ब का प्रयोग करेंगे तो बिजली अधिक जलेगी, इसके स्थान पर हमें क्या करना है, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर अधिक उचित विकल्प क्या हो जाएगा, फ्लोरोसेंट ट्यूब का प्रयोग करना। नेक्स्ट है लिफ्ट का प्रयोग करना अथवा सीढ़ियों का उपयोग करना। देखिए, जब हम लिफ्ट का प्रयोग करेंगे तो उसमें भी बिजली की खपत होगी, लेकिन यदि हम सीढ़ियों का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, हमारी थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा और साथ ही हम बिजली की खपत को भी कम कर पाएंगे। नेक्स्ट दिया है कि सर्दी में एक अतिरिक्त स्वेटर पहनना अथवा हीटर या सीढ़ी का प्रयोग करना। तो देखिए, यदि हमें अधिक ठंड लग रही है और हम हीटर का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें बिजली की खपत होगी, और यदि हमने सिगड़ी जलाई है तो उसमें भी कोयला जलाना पड़ेगा, तो इससे ऊर्जा की खपत अधिक होगी। तो इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं कि यदि हमें अधिक ठंड लग रही है तो हम एक एक्स्ट्रा स्वेटर भी पहन लें, तो इस तरह से हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं जिनके द्वारा हम व्यक्तिगत स्तर पर भी ऊर्जा की खपत को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि कोयला एवं पेट्रोलियम का उपयोग हमारी मशीनों की दक्षता पर भी निर्भर करता है। हमारी मशीनें कितनी अधिक दक्ष है उतना ही क्या होगा, कोयला और पेट्रोलियम की खपत कम होगी। इसी प्रकार से जो यातायात के साधन है, वाहनों के अंदर मुख्यतः आंतरिक दहन इंजन का प्रयोग होता है। तो जो पेट्रोल डीजल आदि ईंधन है ये इस इंजन के अंदर आंतरिक रूप से दहन होते हैं। तो देखिए, यदि हमने इंजन की दक्षता को बढ़ा दिया है तो वायु प्रदूषण और ईंधन की खपत को कम किया जा सकता है। यहाँ पर जो वायु प्रदूषण होगा वो भी कम होगा, क्योंकि हमारा जो इंजन है वो अधिक दक्ष है, तो पूरी तरह से उस ईंधन का दहन उसमें हो जाएगा। इसी के साथ साथ ईंधन की खपत को भी कम किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का दृश्यावलोकन, यानी कि जो भी बातें हमने इस पाठ में समझी है उसका सार की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन एक कठिन कार्य है। तो ये बात तो हमें अच्छे से समझ में आ गई जब हमने इस पाठ को पढ़ा और समझा, तो हमें ये पता चला कि वास्तव में इन संसाधनों का प्रबंधन एक कठिन कार्य है, लेकिन हमने ये भी जाना कि यह कार्य असंभव तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए हमें सभी पक्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। हमें वर्तमान आवश्यकताओं के बारे में भी सोचना है और आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचना है। तो सभी पक्षों को ध्यान में रखकर हमें इन प्राकृतिक संसाधनों के संपोषण की व्यवस्था करनी है। तो हमें अपने स्वार्थ से हटकर प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। हम बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही सावधानी के साथ में इन संसाधनों का उपयोग करें। कानून, नियम एवं विनियमन से आगे हमें अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक आवश्यकताओं को सीमित करना होगा। इसी के साथ साथ क्या हो जाएगा, जिससे कि विकास का लाभ सभी को प्राप्त हो, अभी वर्तमान पीढ़ी को भी प्राप्त हो और आगे आने वाली भावी पीढ़ियों को भी ये उपलब्ध हो सके। तो देखिए, कानून अपनी जगह है,
नियम अपनी जगह है, लेकिन हमें अपनी सोच में भी बदलाव लाना है। हमारी आवश्यकताओं को हमें थोड़ा सीमित करना है और इन संसाधनों के संपोषण का व्यवस्था हमें करनी है, ताकि ये हमारे साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उपलब्ध हो सके। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है और मुझे उम्मीद है कि इस पाठ को समझकर आगे से आप भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे इन प्राकृतिक संसाधनों को या हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने अच्छे से समझा होगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।